So we are discussing first P block NCERT. इसमें सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन पूछा that is question number 7.9. It's given NHN angle value is higher for NPHN, HASH, SBHH angle Y. तो देखो इसका लॉजिक आपको समझाया था. ड्रैगोस रूल से ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं. अगर हम 9th क्वेश्चन डील करते हैं तो आपको अमोनिया PS3, ASH3 और SBH3 अगर लेते हैं तो उसमें अमोनिया के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसकी वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कंसीडर करते हुए बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा कम हो जाता है. जबकि PS3, ASH3 और SPH3 के अंदर प्योर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसीडर की जाती है. प्योर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इज इन्वॉल्व, इसलिए बॉन्ड एंगल सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर जाता है. ठीक है. सो PS3, ASH3, SPH3 में प्योर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है और अमोनिया के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग होती है, इसलिए बॉन्ड एंगल अमोनिया के अंदर तो क्लोज टू 107 डिग्री के आसपास होता है, वेयर PS3, ASH3 और SPH3 में ये बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 हो जाता है, या PS3 के अंदर ये 94 के आसपास होता है. तो अगर इसका सिंपल एक टर्म में आंसर लिखना है तो ड्रैगोस रूल लिखा जाता है. अगर जेई के एंगल से समझना है, बोर्ड्स के एंगल से समझना है तो केवल इतना लिखना होता है, अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, वेयर PS3, ASH3 और SPH3 में प्योर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होने की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है. ठीक. इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7.11 या 11th क्वेश्चन. व्हाई अमोनिया इज मोर बेसिक देन BiS3 इज ओनली फीबली बेसिक. फिर से सेम लॉजिक अप्लाई होता है, सेम आंसर उसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे. अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मोर डायरेक्शनल है. So lone pair of electron is more directional. जबकि BiS3 में हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता. BiS3 लो हाइब्रिडाइजेशन, तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नॉन डायरेक्शनल हो जाता है, यानी कि प्योर s ऑर्बिटल की तरह बिहेव करने लगेगा. अब s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके डोनेट करने की टेंडेंसी अपने आप कम हो जाएगी. सो व्हाइल इन BS3 लो हाइब्रिडाइजेशन, हेंस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन डायरेक्शनल. हेंस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन डायरेक्शनल. और अगर नॉन डायरेक्शनल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो डिफिकल्ट टू डोनेट हो जाएगा, बेसिसिटी कम हो जाएगी. समझ गए. तो जितना ज़्यादा डायरेक्शनल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतनी आसानी से डोनेट होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा काउंट करेंगे. ये भी एक्चुअली में ड्रैगोस रूल का एप्लीकेशन है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 7.19. 19th question is given. Knowing the electron gain enthalpy of oxygen gives OO minus and O gives O2 minus is minus 141 and 702 kilojoule per mole respectively. How can you account for the formation of the large number of oxides having O2 minus ion species not O minus? तो देखो इसका लॉजिक ये है कि अगर हम ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये O माइनस बनता है. इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो माइनस 141 किलो जूल पर मोल है. और आपको पता है किसी भी एलिमेंट की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव आती है एक्सेप्ट एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनर्ट गैसेस, नाइट्रोजन एंड जिंक, कैडमियम, मरकरी. बाकी सब के लिए नेगेटिव होता है. बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हर एलिमेंट के लिए पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एनायन के अंदर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो इट इज 702. और अगर दोनों प्रोसेस को ऐड करके लिखेंगे तो नेट में भी इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने से भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है. ये वैल्यू देखो -141 + 702 आएगी, तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हो गया. तो अगर इस कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो इसके आयनिक बॉन्ड बनाने के चांसेस कम हो गए इस फिनोमिनन से. बट हमें पता है कि अगर आयन के ऊपर चार्ज ज़्यादा होता है तो उसकी रिलेटिवली लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और उस लैटिस एनर्जी के बेसिस पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. तो बस यहाँ पे ध्यान रखना है O2 माइनस हैव मोर चार्ज देन O माइनस, so its lattice energy will be much higher. So its lattice energy will be much higher, जो इस गैप को कॉम्पनसेट कर जाएगा. Lattice energy will be much higher, hence
In ionic compounds, hence in ionic compounds, O2 minus is more favored. ये समझ आया? क्योंकि O2 माइनस पे चार्ज ज़्यादा होगा, और आप जानते हो लैटिस एनर्जी चार्ज और साइज के प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और साइज जितना छोटा होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो अगर सिंपली लिखना है तो आपको पता है कि लैटिस एनर्जी जो होती है प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R का सिस्टम होता है। चार्ज जितना ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा, साइज जितना छोटा लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा। यानी कि चार्ज के प्रोपोर्शनल बनेगी लैटिस एनर्जी, और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। समझ आया? तो ऑक्साइड आयन पे चार्ज ज़्यादा होने की वजह से उसका आयनिक कंपाउंड बनाने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है? देन यू आस्क क्वेश्चन नंबर 25. Question number 25 is given. Explain why, in spite of nearly same electronegativities, oxygen forms hydrogen bonding while chlorine does not. Although क्वेश्चन थोड़ा सा एब्सर्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्लोरीन से ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन के केस में ज़्यादा बेटर होता है, बट फिर भी अगर यही क्वेश्चन है तो ये साइज से एक्सप्लेन करना होता है। क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन between polar hydrogen and more electronegative element. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पोलैरिटी तो सेम क्रिएट हो जाएगी, लेकिन साइज बड़ा होने की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के लिए डिस्टेंस फैक्टर होगा वो क्लोरीन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बॉन्ड इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ क्लोरीन हायर देन ऑक्सीजन, so hydrogen bond becomes ineffective. So hydrogen bond becomes ineffective in Cl. जबकि क्लोरीन के केस में अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड चेक करना है तो अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन मिल जाए तो क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। नॉर्मल कंडीशन में क्लोरीन का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। जैसे आपने HCl लिखा हुआ है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, और ये HCl है तो ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है साइज़ की वजह से, इसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इनके बीच में इनइफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्ड या नो हाइड्रोजन बॉन्ड लिखेंगे। पोलैरिटी तो सफिशिएंट है, बट डिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन उस लेवल का क्रिएट नहीं हो पाया जो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए रिक्वायर्ड था। बट अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस ले लें तो आप लोगों ने इसका एक केस डील किया हुआ है। आपने CCl3 CHOH वाला केस डील किया हुआ है। ये जेमिनर डाइऑल स्टेबल हो जाता है बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ ऑक्सीजन की वजह से हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के बहुत क्लोजेस्ट पहुँच जाता है, इस वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। ये आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इस केस में ऐसा ओरिएंटेशन है कि H क्लोरीन के बहुत क्लोजेस्ट पहुंच गया, इस वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव हो जाती है और ये जेमिनल डाइऑल स्टेबल होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्लोरीन का साइज बड़ा होने की वजह से जो उसका हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इनइफेक्टिव होता है। एक केस है जहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वो उसमें डिस्टेंस का फैक्टर है। जितने क्लोजेस्ट क्लोरीन के पहुंचा दोगे तो वो डिस्टेंस वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, पोलैरिटी जो सिग्निफिकेंट थी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 में लिखा है अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड इन द सेट। F2Cl2 Br2I2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी चेक करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ कम होता है बट बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है लोन पे रिपल्शन की वजह से। तो अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी चेक करेंगे, ये Cl2 के लिए हाईएस्ट आ जाएगा, तो इट विल बी ऑर्डर ऑफ Cl2 Br2 F2I2। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको डेटा से समझाया था। बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ मत करिएगा, सवाल गलत हो जाएगा। ये बॉन्ड डिसोसिएशन है, अगर यहीं पे बॉन्ड लेंथ का सवाल पूछा जाता तो ऑर्डर आता है F2 सबसे कम, देन Cl2 Br2 एंड I2। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ का रूल नहीं लगता है। उसका लॉजिक समझाया था, फ्लोरीन फ्लोरीन के लोन पर रिपल्शन की वजह से F2 का बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी Cl2 की सबसे ज़्यादा, फिर Br2, फिर F2, फिर I2।
सेकेंड पार्ट में देखो उसने पूछा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से कंपेयर कर देंगे। HF, HCl, HBr, HI, उसमें I माइनस का साइज सबसे बड़ा होने की वजह से माइनस चार्ज इजीली डिफ्यूज हो जाएगा। ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हो गया। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पहले कॉन्जुगेट बेस लिख लो, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। I माइनस का साइज लार्ज है तो उसको जो माइनस चार्ज है वो आसानी से डिफ्यूज कर जाएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर ये बनेगी। जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा वही ज़्यादा स्टेबल एसिड हो जाएगा। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो डायरेक्टली आप उससे एक्सप्लेन कर पाओगे। सी पार्ट में पूछा गया है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी चेक करते हैं। अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसका लोन पेयर मोर डायरेक्शनल होता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इज अमोनिया हाईएस्ट, देन PS3, ASS3, SPH3 और BIS3। ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हो गया। एक्सप्लेन करने का लॉजिक ड्राइबोजूल अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इससे फॉलो कर देगा। ठीक है, तो 7.36 में अमोनिया, PS3, ASS3, SPH3, BIS3 का बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लिखेंगे। अमोनिया मोस्ट बेसिक आएगा क्योंकि इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर डायरेक्शनल होता है। PS3 वीकली बेसिक होता है और आगे वाले में तो बेसिक स्ट्रेंथ होता ही नहीं है, उसे कंपेयर करना है इसलिए डेटा लिख दिया। अदरवाइज केवल अमोनिया बेसिक गैस होती है, फॉस्फीन वीकली बेसिक होती है, उसके बाद तो बेसिक करेक्टर ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है। Then you ask question number 38. In this question, it's given give the formula and describe the structure of noble gas species which are isostructural with this. तो देखो इसका सिंपल लॉजिक क्या होता है कि आपको ICl4 माइनस का पहले स्ट्रक्चर बना लो। तो देखो ICl4 माइनस में अगर हम I माइनस मान ले तो इनर्ट गैस ही तो हो गया एक तरीके से। तो ICl4 माइनस में आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एक माइनस की वजह से 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 बॉन्ड क्लोरीन से बना दिए, 2 लोन पेयर लगा दिए। ICl4 माइनस sp3d2 स्क्वायर प्लेनर हो गया। अब आपको इनर्ट गैस का एक ऐसा सिस्टम ढूंढना है जो स्क्वायर प्लेनर की तरह काम कर जाए। XgF4 बना दो। बिल्कुल अगर इसका आइडेंटिकल केस बनाना है तो राइट XgF4। ये आपका आइसोस्ट्रक्चरल केस हो गया sp3d2 स्क्वायर प्लेनर। समझ आया? अगला केस देखो उसने दे रखा है IBr2 माइनस। तो अगर IBr2 माइनस लिखेंगे तो आयोडीन सेंट्रल एटम 7 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस की वजह से 8 इलेक्ट्रॉन, और आउट ऑफ दिस 8 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बन गए तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 3 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड। ये sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगला केस चेक कर रहे हैं IBr2 माइनस, ये आपका sp3d लीनियर ज्योमेट्री आएगी क्योंकि 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड का केस है। अब इनर्ट गैस में इसी चीज़ को कंपेयर करना है तो जेनॉन का कंपाउंड लिखो क्योंकि इनर्ट गैस में जेनॉन के कंपाउंड होते हैं, तो उसको XgF2 से कंपेयर कर दो। XgF2 देखो लीनियर ज्योमेट्री आ जाएगी, 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर, sp3d लीनियर। नेक्स्ट कंपाउंड इज BrO3 माइनस। BrO3 माइनस अगर लिखेंगे तो अब ये देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, पिरामिडल या ट्रायंगुलर पिरामिडल। ट्रायंगुलर पिरामिडल ज्योमेट्री हो गई। तो ब्रोमीन सेंट्रल एटम हो गया, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया और 3 ऑक्सीजन हो गए। ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, या Br पे माइनस लगा के ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड भी बना सकते हो, दैट इज अप टू यू। तो BrO3 माइनस विल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए, एक लोन पे और एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। अब ऐसे जेनॉन में बनाना है तो XgO3 बना दो। ये देखो sp3 ट्रायंगुलर पिरामिडल ज्योमेट्री आ जाएगी, ये आपके आइसोस्ट्रक्चरल ज्योमेट्री हो गई। ठीक है।